बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड लाइफ के फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू नेदर कल्टिवेटेड और डोमेस्टिकेटेड नॉट टेम्ड एनिमल्स। तमाम ऐसे जानदार जिनको ऐसे पौधे जिनको ना तो फसल के तौर पर लगाया जा सके, ऐसे जानवर जिनको घर में पालतू जानवरों के तौर पर पाला जा सके, और ना ही ऐसे जानवर जिनको हम लोग जो है जिनके फार्म वगैरह बना सके। तो ये तमाम जानदार हमारे पास मजमूई तौर पर वाइल्ड लाइफ या जंगली हयात कहलाते हैं। Grow and or live in wild in an area without being intervened by humans। किसी भी ऐसे इलाके के अंदर रहते हैं जिसमें इंसानी अमल दखल, इंसानी इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर होती है। वाइल्ड लाइफ इज़ अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स विद अ ग्रेट इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अहमियत का हामिल एक रिन्यूएबल यानी काबिल तजदीद ज़ख़ीरा है, ज़रिया है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी अपने आप को अपनी तादाद में इजाफा कर लेता है। इट कंप्रेसेस innumerable varieties of living organisms in their natural habitat। कुदरती इन्वायरमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा वैरायटी या बहुत सारी अक़साम इनमें मौजूद होती हैं। बुनियादी तौर पर इसमें हमारे पास वाइल्ड प्लांट शामिल होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स शामिल होते हैं, जंगली जानवर शामिल होते हैं, जंगली पौधे शामिल होते हैं, फंगस शामिल होते हैं और माइक्रोब शामिल होते हैं। इनके साथ साथ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम्स। जंगली हयात तकरीबन तमाम इकोसिस्टम्स में पाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी जंगली हयात का तज़किरा हो तो इससे मुराद हमारी सिर्फ जंगल ही हो। ये सहराओं में भी पाए जा सकते हैं, जंगलों में भी पाए जा सकते हैं। जो बारिशों से बनने वाले जंगल जिनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं, उनमें भी पाए जा सकते हैं, बारानी जंगलात में, इसके अलावा मैदानों में और मैदानों के साथ घास के चरागाहों में। तो इन तमाम के अंदर ये जंगली हयात पाई जा सकती है। हैबिटेट डिटरमाइंस एनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फाउंड इन एनी एरिया। किसी भी इलाके के अंदर जिस तरह का मस्कन होगा उसमें उस किस्म की आबादी या उस किस्म की वाइल्ड लाइफ या जंगली हयात पाई जाएगी। द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। बुनियादी जो इसमें फैक्टर है वो फूड की यानी कि खुराक की दस्तयाबी है या अवेलेबिलिटी है। खुराक अगर दस्तयाब होगी तो वहाँ पर जंगली हयात होगी, अगर नहीं होगी तो फिर जंगली हयात की मौजूदगी मुश्किल हो जाएगी। अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर एंड कवर। वाटर यानी कि पानी की दस्तयाबी और इसके साथ साथ शेल्टर जो है वो पनाह वगैरह की दस्तयाबी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा। रिक्वायर स्पेशल हैबिटेट फीचर्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस के लिए या जिनकी मौजूदगी के लिए मखसूस किस्म के जो हैं वो ख़ास किस्म के फैक्टर्स या ख़ास किस्म के फीचर्स चाहिए होते हैं, ख़ास किस्म के अवामिल चाहिए होते हैं। अगर वो मौजूद होंगे तो हम कह सकेंगे कि ये पॉपुलेशन, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। अगर वो नहीं पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉसिबल है कि ये ना पाई जाए। जिनमें बुनियादी तौर पर जैसे स्नैग्स हैं, ये डेड या पार्शियली डेड स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं। ऐसे ही अकेले खड़े प्लांट्स, ट्रीज जिनके साथ कोई पत्ता वगैरह नहीं लगा होता, जड़ें वगैरह नहीं होती हैं, इन्हें हम स्नैग्स कहते हैं। नेस्टिंग साइट्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग बर्ड्स। बहुत सारे बैट्स या बर्ड्स जो हैं उनकी ये नेस्टिंग साइट के तौर पर काम करता है। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं उनकी नेस्टिंग साइट ये होती है। कैविटी ट्रीज, होल्स excavated in snags by woodpeckers, shelter and nesting place for many species। तो इन्हीं जो हैं वो स्टैंडिंग ट्रीज के अंदर कई किस्म के जो हैं वो बर्ड्स ने बरोज बनाए हुए होते हैं, सुराख बनाए होते हैं, और इन्हीं सुराखों के अंदर जो है वो बहुत सारे बर्ड्स और दूसरी स्पीसीज ने अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी होती है। इसी के साथ साथ रॉकी आउटक्रॉप्स एंड केव्स, और कई किस्म की गारें जो हैं, ये गारें भी इसका बाइस बन सकती हैं जिनमें ये वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। नेक्स्ट इज वेटलैंड। वेटलैंड्स या आबगाहें बुनियादी तौर पर ये तो पानी के जो हैं वो ज़खायर ही हैं, लेकिन पानी के ज़खायर में बहुत सारी अक़साम के जो परिंदे हैं वो पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी वाइल्ड लाइफ की जो है ये ऑलरेडी हम किसी न किसी लेक्चर के अंदर किसी न किसी चीज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। प्लांट प्रोपगेशन ये हम कर चुके हैं, सारी इकोलॉजिकल बैलेंस भी कर चुके हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कर चुके हैं, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी कर चुके हैं। टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो वाइल्ड लाइफ में यूज़ होती हैं, इनको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। चले हमारा ये साथ इसके ऐड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएंगी बायोडाइवर्सिटी। यूजुअली डाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ लाइफ जितनी भी प्रेजेंट होती है, इस तमाम को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी भी तमाम किस्म की जितनी भी वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी, जितनी भी टाइप की डाइवर्सिटी या ऑर्गेनिजम्स पाई जाएंगे, इन तमाम की वैरायटी को हम लोग मजमूई तौर पर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सेकेंडली कार्निवोर, वो जानदार जो दूसरे जानदारों के गोश्त यानी कि उनके फ्लैश पर, जिंदा जानदारों के फ्लैश या गोश्त पर फीड करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इकोसिस्टम,
किसी भी इलाके के अंदर पाए जाने वाले जानदार और उनसे वाबस्ता, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले बेजानों का मजमुआ जो है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। या किसी भी माहौल का वो हिस्सा जो हमारी कंसिडरेशन में है, जिसका जो हमारे ज़ेर मुताले है, उस हिस्से को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज ये वो स्पीसीज होती हैं जिन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने का या नापैद होने का खतरा लाक होता है। इन स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। एग्जांपल इसकी है एशियन एलिफेंट्स और बंगाल टाइगर्स। इंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, वो जानदार होते हैं जो जानदार किसी मखसूस इलाके के साथ तखसीस रखते हों या किसी मखसूस इलाके में पाए जाते हों। उसके अलावा उनका कोई भी जानदार, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी हिस्से में ना पाया जाए, तो उन जानदारों को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं और इस मजहर को एंडेमिज्म कहते हैं। एक्सोटिक स्पीसीज, किसी भी खसूसियत की बुनियाद पर अगर एक इलाके से किसी जानदार को उठाकर किसी दूसरे इलाके में इंपोर्ट कर दिया जाए और दूसरे इलाके के अंदर उस जानदार की जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाए और उसकी जो है वो फार्मिंग की जाए, उसकी उन गुड क्वालिटीज़ की वजह से, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, तो उस जानदार को, उस स्पीसी को हम एक्सोटिक स्पीसी कहेंगे। नेक्स्ट है जी एक्सटिंक्ट स्पीसी। किसी भी स्पीसी का अगर पिछले 50-100 साल के अंदर कोई भी जानदार, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर कोट ना हुआ हो, यहाँ पर दर्ज ना हुआ हो, रिपोर्ट ना हुआ हो, तो ऐसे स्पीसी को, ऐसे जानदार को हम लोग कहते हैं कि वो नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। फीरल, ऐसे जानदार होते हैं जो किसी ज़माने में डोमेस्टिकेटेड थे, लेकिन अब वो डोमेस्टिक जो है वो छोड़ के वाइल्ड की तरफ चले गए हैं, यानी कि वो नेचुरल और अनटेम्ड इन्वायरमेंट में चले गए हैं, जिनमें गोट शामिल हैं। वाइल्ड गोट्स सारी की सारी हैं और वाइल्ड गोट्स के साथ साथ वाइल्ड कैट्स वगैरह, फीरल कैट्स वगैरह। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो वाइल्ड लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जिनमें गेम रिजर्व्स शामिल हैं। गेम रिजर्व्स वो जगह होती हैं जिनको शिकार, आमतौर पर हम उसको उर्दू में शिकारगाहें कहते हैं। ये वो जगह होती है जो शिकार के लिए मखसूस होती हैं। जिन इलाकों में ये पुराने एम्परर्स जो थे, मुग़ल एम्परर्स थे, जिन्होंने, जैसे शेखुपुरा है या इसके साथ साथ इधर बहावलपुर वाले इलाके में थी, तो ये इलाके में बहुत बड़ी बड़ी शिकारगाहें होती थी, जिनमें जो बादशाह होते थे, वो बादशाह और उनके जो मेहमान होते थे वो आके शिकार करते थे। लेकिन अब बादशाह तो मौजूद नहीं है, बादशाहों के ख़त्म होने के बावजूद भी उनकी शिकारगाहें अभी भी जो हैं वो किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर, किसी न किसी सूरत में रखी जा रही हैं। तो ये गेम रिजर्व्स या शिकारगाहें कहलाती हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट बुनियादी तौर पर मस्कन होता है। मस्कन कोई भी ऐसी जगह जिसमें कोई जानदार रहता हो और अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, वो सारे के सारा हैबिटेट या मस्कन कहलाता है। नेक्स्ट इज होम रेंज। वो इलाका जहाँ तक किसी भी जानदार का रोज़ाना का या रेगुलर विजिट्स होते हैं, उस इलाके को, उस जगह को उसकी होम रेंज कहते हैं। नेक्स्ट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN कहलाती है। बुनियादी तौर पर जो IUCN है उसका बेसिक मोटिव किसी भी इलाके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की करंट स्टेटस है या ईयरली स्टेटस है, उसका डैशबोर्ड क्रिएट करना ये IUCN की ड्यूटी है, IUCN की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक बुक डेवलप करते हैं जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, ये आगे डिटेल से आ रहा है, जिसके अंदर वो हर साल हर स्पीसी का करंट स्टेटस बताते हैं कि इस वक्त उस स्पीसी के कितने जानदार मौजूद हैं, कितने जानदार। इससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि स्पीसी जो है वो कंजर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस पॉइंट पर खड़ी है। हमारी जो कंजर्वेशनल एफर्ट्स हैं वो स्पीसी को फ़ायदा दे रही हैं कि नुकसान दे रही हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका स्टेटस पहले जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज कंसीडर किया जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एफर्ट्स की बुनियाद पर वो स्पीसीज जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज से लीस्ट कंसर्न की तरफ चली जाती है। इसी तरीके से अगर कोई लीस्ट कंसर्न स्पीसी जो है वो इग्नोरेंस की वजह से या लेस कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की वजह से वो लीस्ट कंसर्न से जो है उसका स्टेटस ड्रॉप होकर इंडेंजर्ड स्पीसीज वल्नरेबल स्पीसीज की तरफ भी जा सकता है। तो ये सारा स्टेटस जो डेवलप करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी IUCN की है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। बुनियादी तौर पर ये पब्लिक रिक्रिएशनली प्लेसेस होती हैं जिनको वेरियस फैक्टर्स की वजह से या वेरियस अपनी जो है वो अरेंजमेंट की वजह से, असेंबलेज की वजह से, फ्लोरा एंड फाना की वजह से इसको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी इलाके के अंदर अगर स्पीसीज के नंबर, एक स्पीसी की जितनी तादाद किसी खास इलाके और ख़ास वक्त के अंदर पाई जाती है, ये पॉपुलेशन या आबादी कहलाती है। नेक्स्ट इज प्रीडेटर। वो जानदार स्पीसीज जो किसी दूसरे जानदार को पकड़े, कत्ल करे और उसके गोश्त से अपना पेट भरे, उसे हम शिकारी या प्रीडेटर कहते हैं। इसका जो अल्टरनेट होता है वो प्रे कहलाता है, यानी शिकार। ये आमतौर पर वो जानदार होते हैं, वो स्पीसीज होती हैं जिन पे दूसरे जानदार हमला करते हैं और उन पर शिकार करते हैं, जिसको प्रे कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया।
प्रोटेक्टेड एरिया कोई भी ऐसी जगह होती है जिसको लेजिस्लेशंस के थ्रू या दूसरे इफेक्टिव मींस के जरिए हम दुनिया से जो है वो कर देते हैं, दुनिया से उसको अलॉट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं फॉर कंजर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी जगह को हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। ये कोई नेशनल पार्क हो सकता है, ये कोई गेम रिजर्व हो सकता है, ये किसी भी तरीके का जो है वो मेथड हो सकता है। नेक्स्ट इज रामसर साइट। तेहरान के करीब, ईरान के जो कैपिटल है तेहरान, उसके साथ ही एक इलाका रामसर कहलाता है। यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ जिस कन्वेंशन के तहत जितनी भी वाटर बॉडीज दुनिया में मौजूद हैं उन वाटर बॉडीज को कंजर्वेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, जिनमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते थे, ऐसे बर्ड्स आते थे जो माइग्रेटरी पर्पसेस के लिए या कंजर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनकी बेस पर उनको क्लासीफाई किया गया। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो रामसर, और उस तरीके से दुनिया की बहुत सारी साइट्स को मेंशन किया गया कि ये साइट रामसर साइट है। तो कंजर्वेशनली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, कंजर्वेशनली इंपॉर्टेंट साइट जहाँ जो आमतौर पर कोई वाटर बॉडी होती है जिसके साथ किसी मखसूस किस्म की कोई कंजर्वेशनल एक्टिविटी या कोई माइग्रेटरी बर्ड की कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हैं वो वाबस्ता होती हैं, उन साइट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वही बुक होती है जिस बुक को IUCN डेवलप करती है और ये हर साल का करंट स्टेटस बताती है ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट है सफारी पार्क। सफारी पार्क और जूलॉजिकल गार्डन या जू के दरमियान डिफरेंस यही है, जो सफारी पार्क होता है इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली रोम करते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी व्हीकल के अंदर इंकेज्ड होते हैं। जबकि जो जू होता है, जू के अंदर ह्यूमन बींग्स को फ्रीली रोम करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो केज्ड होते हैं, वो जंगलों के अंदर होते हैं अपने इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है सेंचुरी। नेक्स्ट इज टेरिटरी। टेरिटरी वो इलाका होता है जहाँ तक कोई जानदार जो है वो अपनी होम रेंज को यूज़ करता है या अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, वो इलाका टेरिटरी कहलाता है। और जानदारों में ये एबिलिटी होती है कि वो उस टेरिटरी की डिफेंस के लिए उस टेरिटरी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करते हैं, जिसको टेरिटोरियलिटी कहते हैं। ये एनिमल बिहेवियर में भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज वेटलैंड। वेटलैंड बुनियादी तौर पर आबगाहें कहलाती हैं। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर पानी कुछ देर के लिए टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर पानी वहाँ पर मौजूद होता है। इन जगहों को हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। और लास्ट में है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका बुनियादी काम फंडिंग फराहम करना है कंजर्वेशनल एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास WWFP, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पूरी दुनिया के लिए जो है उसकी कई सारे सब ऑफिस हैं हर कंट्री के अंदर, या जिन कंट्रीज़ में उसके MOU साइन होते हैं उन कंट्रीज़ के सब ऑफिस के अंदर उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है। तो इनके सब ऑफिस या सब ब्रांचेस मौजूद होते हैं। यही सब ब्रांचेस में पाकिस्तान के अंदर जो सब ब्रांच है इसको WWFP पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट जूलॉजिकल गार्डन हम पढ़ चुके हैं। जूलॉजिकल गार्डन वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को केज किया जाता है और ह्यूमन बींग्स साथ होते हैं उनको उनके उस सेमी इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। ये भी तकरीबन जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बल्कि उन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं। वो फॉसिल्स हो सकते हैं, वो स्टफ्ड स्किन हो सकती है, वो बोन्स हो सकती हैं, वो टीथ हो सकते हैं, वो फॉसिल रिकॉर्ड हो सकता है वगैरह वगैरह, वो फुट इम्प्रेशंस हो सकते हैं, वो निशानात हो सकते हैं जो जानदारों की एग्जिस्टेंस का निशान। इस तरीके से जूनोसिस वो बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों में ये एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन बींग से एनिमल्स में या एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो सके, ट्रैवल हो सके। उन बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन की दो टाइप्स है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में जो गिवन ऑर्गेनिज्म है उसके गिवन इन्वायरमेंट के अंदर ही अगर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की जाए तो इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और अगर जिस इन्वायरमेंट में वो जानदार पाया जाता है उसके अगेंस्ट या किसी और सेमी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर या सेमी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की जाए तो इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ जो है वो सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से चलेंगे आगे चलेंगे जहाँ तक हमने इसको किया हुआ है वहाँ से आगे। नेगेटिव वैल्यूज हम कर चुके हैं पहले ही, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, इसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह हम कर चुके हैं। मोड ऑफ कंजर्वेशन में बुनियादी तौर पर हम करेंगे स्टडी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हैबिटेट्स। सबसे पहले हमें हैबिटेट्स मालूम करने होंगे कि हैबिटेट्स होते हैं कितने तरह के। ये हम ऑलरेडी इस लेक्चर के स्टार्ट में भी कर चुके हैं कि यही टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं जिनमें वाइल्ड लाइफ पाई जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर ही वाइल्ड लाइफ पाई जाए, वाइल्ड लाइफ कई दूसरी जगहों पर भी पाई जा सकती है। इसके अलावा उनकी 4 ही बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरियात होती हैं। फूड है, वाटर है, कवर मतलब शेल्टर है और स्पेस है उनकी ज़िंदा रहने के लिए।
इसके अलावा ये कई जो है वो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इनको भी हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहली एबिलिटी होती है प्रिजर्वेशन हैबिटेट। हैबिटेट को प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैबिटेट को प्रिजर्व किस चीज़ से करना है, तो इसमें सबसे पहले है जी, जो चेंजेस हैबिटेट में आ रहे हैं वो कई वजूहात से आ रहे हैं। उनमें सबसे बुनियादी वजह जो है वो है बायोटिक सक्सेशन, जिसको बायोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। कोई भी जगह है, चाहे वो ओपन लैंड है, कोई बैरन लैंड है, या कोई बेयर रॉक है, या ओपन वाटर बॉडी है, वो हमेशा उसी फॉर्मेट के अंदर नहीं रहती है, बल्कि नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, प्लांट एक्टिविटी की वजह से, अलगल एक्टिविटी की वजह से, या लाइकन एक्टिविटी की वजह से उस जगह के अंदर क्रैक्स डिवेल्प हो सकते हैं, उस जगह के अंदर ह्यूमस ऐड हो सकता है, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड हो सकते हैं, उस जगह के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की एडिशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो जगह ऑल्टर हो जाती है। तो ये बायोटिक सक्सेशन कहलाता है या बायोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है, जो सबसे बेसिक फैक्टर होता है चेंज इन हैबिटेट का। सेकेंडली इज नेचुरल क्लाइमेटीज, कुदरती आफात। कुदरती आफात या नेचुरल कैमिटीज़ जैसे जलजिला है, तूफान है, या सैलाब वगैरह हैं, तो ये किसी भी इलाके की वीर एंड टीयर या उसकी जो शिकस्त और रीख है उसके जिम्मेदार होते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसानी अमल दखल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर ह्यूमन इंटरवेंशंस कई तरीके से इफेक्टिवली कंसीडर हो रही हैं या इफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आर पोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे अवामिल हो रहे हैं। दीज चेंजेस आल्टर फूड कवर एंड अदर हैबिटेट्स, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो ज़रूरियात चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Conservation strategies like in situ and ex situ can be applied for well-being of the wildlife and their habitat। उनके well-being के लिए इसको इस्तेमाल किया सकते हैं, सारे हम कर चुके हैं। इसके बाद चलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंस। वाइल्ड लाइफ सेंसेस बुनियादी तौर पर ये जो है ये स्टडी होती है, जिस स्टडी के अंदर हम वाइल्ड लाइफ जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर मौजूद होती हैं उनको कम्प्लीटली काउंट करते हैं। तो ये कंप्लीट काउंट और उनकी जो एज वगैरह के हवाले से, उनके एज टेबुलेशन है या डाटा कलेक्शन है, ये हमें बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़ायदा देता है। बुनियादी जो सेंसिस हैं ये रिक्वायर करती हैं, बहुत सारा काम इसमें करना पड़ता है, लेकिन इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्पसेस भी हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बुनियादी तौर पर जो है ये मैंडेटरी है नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशंस की काउंट के लिए। इनसे लिहाज से हमें अंदाज़ा हो पाता है कि जिस जगह को हम कंजर्व कर रहे हैं, जिस जगह को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। सिमिलरली इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उनमें सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉपर प्लानिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो पॉपुलेशन सेंसस है या वाइल्ड लाइफ सेंसस है, उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ऑन पेपर प्लान होना चाहिए, और उस प्लान की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो जो उस प्लान के अंदर शामिल है, उन तमाम शामिल शुदा चीज़ों को फिर उसी स्टेप बाय स्टेप, उसी वे में उन चीज़ों को कंडक्ट करवाना है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। जितने भी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उन तमाम की इवैल्यूएशन हो, उनके बारे में ये देखो कि उनमें कितने जो हैं वो हेल्पफुल रहे, या क्या हमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए कि नहीं। उनमें बुनियादी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। सबसे पहले अफ्रीकन एलिफेंट्स। बुनियादी तौर पर ये जो है इनको कई सारे थ्रेट्स लाहक थे, जिनमें बुनियादी तौर पर पोचिंग था, हैबिटेट लॉस था, ह्यूमन इंटरवेंशंस थी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्योंकि इनके रिसोर्सेज सेम है। ह्यूमंस को भी फूड में वही चीज़ें चाहिए जो एलिफेंट्स को चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से एरियल कंसेसस कंडक्टेड इन द बॉर्डर्स बिटवीन केनिया एंड तंजानिया। तंजानिया और केनिया के बॉर्डर्स के दरमियान में जो है वो एरियल यानी कि रेडियो टेलीमेट्री के ज़रिए ये सेंसस फ्रॉम किया जाता है, जिससे पता चल सकता है कि कितने जो हैं वो एलिफेंट्स यहाँ पर ये मौजूद हैं। कई मामलों में ये हेल्पफुल हो सकता है, जिनमें बुनियादी तौर पर है एनिमल रोमिंग। किसी भी इलाके के अंदर जो एनिमल्स की मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। वाटर रिसोर्सेज को, या कितने वहाँ पर मौजूद हैं वाटर सोर्सेज, बुनियादी तौर पर जानदारों की एग्जिस्टेंस को जो है वो डिनोट करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग का चारकोल बर्निंग के जरिए। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन, यानी कि कानून साजी। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फ्रॉम डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी इन्फोर्स। कई मजबूत किस्म के कवानीन जो हैं वो बनाने भी चाहिए, और उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, ताकि उनसे जो गूनागूं फ़ायदा है या गूनागूं उनसे जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल किए जा सकें। वेरियस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड वेरियस लॉज टू फॉरबिड किलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं जिनके ज़रिए वाइल्ड लाइफ की किलिंग को रोका जा सकता है। लॉज एंड रूल्स आर ले डाउन रेगुलेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ। कभी कभार इन कवानीन को जो है वो ले डाउन भी किया जा सकता है, लेकिन उनमें स्पेशल कंडीशंस होती हैं, और कंडीशन कौन सी यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले है इश्यूज ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी लैंड की जब ओनरशिप दी जाती है, तो उस ओनरशिप के लिए इन कानून को ले डाउन किया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंसिप फॉर कंडक्टिंग ट्रेड। किसी स्पेसिफिक केस में, किसी जू या किसी कंजर्वेशनल पॉइंट में, या किसी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अगर ज़रूरत महसूस हो, तो ऑर्गेनिजम्स के जो है वो लाइसेंस पर जो है वो ट्रेड के लिए मखसूस किस्म के जो हैं वो किए जा सकते हैं, ट्रेड कंडक्शन के लिए
लाइसेंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, परमिट दिया सकते हैं। पिनल मीयर्स फॉर वायोलेशन, कानून बनाए इसलिए जाते हैं ताकि लोगों को जो कानून शिकनी करें उनको खातिर खा सजा दी जा सके। इसके साथ कई किस्म की सजाएं दी जाती हैं ताकि जो है वो इन कवानीन के जो है वो पासदारी के रास्ते में अगर कोई रुकावट करें तो उनकी रुकावट को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की इम्प्लीमेंटेशन की जा सकें। तो इनमें कुछ कॉमन रूल्स जो दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं उनको यहाँ पर हमने मैंशन किया है। इनमें सबसे पहले है जी द कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज यानी प्रोहिबिशन एक्ट इसको 1992 कहते हैं। वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 इसको कहते हैं। वाइल्ड प्लांट क्वारंटीन, पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन एक्ट 1976 कहते हैं। प्लांट एनिमल क्वारंटीन, पाकिस्तान एनिमल क्वारंटीन 1979 ऑर्डिनेंस है। पाकिस्तान एनिमल क्वारंटीन रूल्स 1980s। मद्रास वाइल्ड एनिमल प्रिजर्वेशन 1873। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन 1879। वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1912। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है जी? पीपल्स आर इग्नोरेंट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। लोगों को वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस का, इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है। तो इसके लिए कई किस्म की जो है वो मास एजुकेशनल पॉइंट्स जो हैं, एजुकेशनल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिनमें बुनियादी स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। एट द फॉर्मल लेवल्स, अगर हम रिवायती तालीम की बात करें तो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी शुड इंक्लूड इन द करिकुलम द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो ये इकोलॉजी की स्टडी, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन की स्टडी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल लेवल पर चैप्टर होना चाहिए या कोई टॉपिक्स होने चाहिए, कॉलेज लेवल पर चैप्टर होना चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल पर बाकायदा कोर्सेज होने चाहिए ताकि इन चीज़ों की प्रॉपर इंपॉर्टेंस जो है वो समझाई जा सके। द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ होती क्या है, उनकी प्रॉपर जो कंजर्वेशन है और उनकी तहफ़्फ़ुज़ की बारे में लोगों को वेल अवेयर किया जाना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन। पहले ज़माने के अंदर पीटीवी के ऊपर ख़बरों से पहले जो है वो जंगली हयात की एक ऐड आता होता था जिसके अंदर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, हुबारा बस्टर्ड वगैरह, तीतर तिलोर वगैरह, इनके शिकार से जो है वो इनकी गैर कानूनी शिकार से रोकने के लिए ऐड जो है वो अवेयरनेस फराहम करता था। ऐसे ऐड जो हैं वो अखबारात के अंदर और बाकी तमाम जगहों के अंदर भी आने चाहिए। अवेयरनेस पब्लिक अबाउट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये लाजमी तौर पर होने चाहिए ताकि लोगों को इसका अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। Cinematography on wildlife and the necessity of for conservation should be screened even the remotest villages and all classes of the students so that they develop love and affection toward wildlife। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और स्पेशली कार्टून्स, ऐसे एनिमेटेड कार्टून्स डेवलप होने चाहिए जिन कार्टून्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि ये वाइल्ड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ वेटनरी सर्विसेज। वेटनरी सर्विसेज कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह जो एक्टिविटीज़ करते हैं। Veterinarians are concerned with health of the free-ranging wildlife species and deals with the health of diverse range of species। तो ये wildlife की जो diverse range है उसको ये study करते हैं। Veterinarians make important contributions to zoos, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम। तो वेटनेरियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो इनकी जो हेल्थ केयर का ख्याल रखते हैं। मेजर चैलेंजेस बुनियादी तौर पर इनमें कई सारे होते हैं। इनमें सबसे पहला चैलेंज होता है एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। माहौलियाती आलूदगी जो है ये सबसे पहला चैलेंज है क्योंकि इसका कंट्रोल नहीं है। जब तक जिस चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा तो उससे पैदा होने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं वो वाइल्ड लाइफ उनको कंज्यूम कर लेंगे और वाइल्ड लाइफ को उनके होने वाले नुकसान का सामना होगा। नेक्स्टली इज इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जो किसी पैथोजन की वजह से होती हैं और ये नित्य नई बीमारियां जो हैं वो डेवलप होती चली जा रही हैं जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट कम्स द पोटेंशियल आउटब्रेक्स, पैंडेमिक्स वगैरह जो है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। वाइल्ड लाइफ वेटनरियंस आर नेसेसरी एंड शुड मेड अवेलेबल टू केयर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स की केयर के लिए वेटनरियंस हमें हायर करना होगा। बुनियादी तौर पर इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर एट द डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड लाइफ इंटरफेस। तो बुनियादी काम इनका ये होता है कि एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के इंटरफेरेंस को वो कम से कम करें। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस में मोस्ट पब्लिक ऑफ एनी कंट्री आर इग्नोरेंट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, हेंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ एजुकेटिंग पीपल। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जिसकी वजह से लोगों की जो है वो एजुकेशन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंतहाई ज़रूरी है। टू अचीव दिस गोल कई किस्म के जो हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले सेलिब्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर। हर साल एक हफ्ता जो है वो वाइल्ड लाइफ का साल में से एक हफ्ता लगा देना चाहिए जिसके अंदर आवाम को अवेयरनेस की जाए उस इलाके के अंदर मौजूद वाइल्ड लाइफ की और उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंस को जो है वो एस्टिमेट किया जाए या उनको अंदाज़ा लगाया जाए इस चीज़ का।
पब्लिसिटी थ्रू मीडिया एंड फिल्म शोज कई ऐसे जो हैं वो पब्लिसिटी की जानी चाहिए इन थ्रू के जरिए भी, ताकि थोड़ा सा अंदाजा लग सके कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंडक्टेड टूर्स, इको टूरिज्म ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें। ऐसे कॉम्पिटिशन्स, लेक्चर और सेमिनार्स होने चाहिए। सेटिंग अप नेचर क्लब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे क्लब्स होने चाहिए जो इन एनिमल्स की नेम पर हों और उनकी इंपॉर्टेंस को उजागर करें लोगों के दरमियान। पब्लिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बुक्स एंड जर्नल्स, जो जर्नल्स और बुक्स जो हैं वो भी कॉमनली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ऐसे म्यूजियम भी कंट्री वाइज बनाने चाहिए जिनके अंदर उस कंट्री के वाइल्ड एनिमल्स को इकट्ठा करके लिखा जाए या उनको रखा जाए। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया, बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल डेस्टिनी या कोई प्लेस हो सकती है रिकॉग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल एंड अदर इफेक्टिव मींस टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर विद एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज और एसोसिएटेड सर्विसेज के साथ जो वाइल्ड एनिमल्स के जरिए मिलती हैं, ऐसे कानून और ऐसे इफेक्टिव मींस के जरिए किसी इलाके को अगर हम लोग नॉमिनेट कर दें तो वो इलाका प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। इसकी कई क्लासेस होती हैं। बुनियादी तौर पर सबसे इफेक्टिव मीन है नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके जरिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्पीसीज की कंजर्वेशन करवा रहे हैं जिनमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज शामिल हैं। कुछ ऐसी पार्टिकुलर स्पीसीज होती हैं जो किसी मखसूस प्रोटेक्टेड एरिया में ही कन्फाइंड है, दुनिया में और कहीं पर पाई नहीं जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर लाल स्वान बावलपुर के अंदर एक पार्क है जो ब्लैक बक्स के लिए पाया जाता है। इसके अलावा प्राइवेटली ओन कुछ जगहों के अंदर जैसे राना सफारी पार्क के अंदर भी ब्लैक बक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा लाहौर सफारी पार्क में भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन बेसिक जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो लाल सोहन राई। इंडिया के अंदर गिर फॉरेस्ट है, गुजरात के अंदर जो लाइन्स को प्रिजर्व करता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए जो है वो कंजर्वेशन की गई, वाइल्ड लाइफ पार्क्स डेवलप की। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज दो तरीके से वैल्यू डेवलप करती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे इंटरनेशनल एजेंसीज किसी भी लोकल कॉज को इंटरनेशनल स्कोप फ्राहम करती हैं, स्पेक्ट्रम फ्राहम करती हैं, जिसकी वजह से वो मामला इंटरनेशनली देखा जाता है। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ लोकल इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ंड जो हैं वो ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस होते हैं और जो मसला है वो ईजिली एड्रेस हो पाता है और उसके लिए फ़ंड ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इनके लिए कई सारी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया भर में काम कर रही हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जिनमें सबसे पहली है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सेस साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, SGP, स्मॉल सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। जो लोकली मौजूद स्पीसीज होती हैं उनके लिए जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो लेवल के फाइनेंसिंग होती हैं या ग्रांट्स होती हैं, जिनके ज़रिए बहुत बड़े इम्पैक्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं, हम स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम्स कहते हैं। WWF Pakistan has been supporting grassroots level organization and researchers to strengthen efforts to conserve threatened and endangered species ecosystem। इस जो है वो WWF के अंडर 450 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिनके नतीजे में कई किस्म की स्पीसीज जो हैं वो कंजर्व और हो रही हैं, इनके ऊपर रिसर्च हो रही है। SGP बुनियादी तौर पर ऐसे इनोवेटिव कंजर्वेशन होते हैं जिनके जरिए प्रायोरिटी स्पीसीज और इकोसिस्टम को सपोर्ट करना होता है। कौन सी स्पीसीज को ये पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रही हैं? इनके अंदर जो है वो मेरीन टर्टल शामिल हैं, स्नो लेपर्ड शामिल हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन शामिल हैं, शार्क शामिल हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट शामिल हैं, इंडस रिवर डेल्टा शामिल है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट शामिल। वाइल्ड लाइफ एजेंसीज, कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एजेंसीज जो हैं ये भी इस मामले में अपना किरदार अदा करती हैं। इनके बगैर जो है वो इनएविटेबल हो जाता है, मामला नहीं चलता है। तो उनमें सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, WSC। 1895 में 500 के करीब प्रोजेक्ट्स ने 60 नेशंस के अंदर जो है वो किए हैं। इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गोरिल्लास, टाइगर्स और ओशन जाइंट्स, यानी कि ऑर्कास वगैरह, वॉलरसेस वगैरह, वेल्स वगैरह, इनके बारे में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो WCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज पॉज शिकागो। अब पॉज भी हर कंट्री के अंदर अलग से जो है वो इसके सब ऑफिस मौजूद हैं। पॉज शिकागो जो है वो शिकागो के लिहाज से हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन वाइल्ड एनिमल्स के लिए पॉज शिकागो करता है। पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी पॉज, इसमें जो है ये क्या होता है जी, एम्स टू क्रिएट एन इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पाकिस्तान में एनिमल्स और ह्यूमंस के दरमियान एसोसिएशन काज करते हैं। नेक्स्ट इज गोरिल्ला डॉक्टर्स। ये डियान फौजी जो है ये एक फाउंडर हैं, इनकी टीम वेटनेरियंस की टीम थी और वेटनेरियंस हैं जो माउंटेन गोरिल्लास के लिए कि जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज फ्राहम करते थे 3 दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में, जिनमें रवांडा शामिल है, युगांडा शामिल है और कॉन्गो शामिल है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो गोरिल्लास की हेल्थ केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो गोरिल्ला डॉक्टर्स ने। वाइल्ड लाइफ अलायंसेस 1994, रिक्रिएशन
प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर ये वाइल्ड लाइफ अलायंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर ईफा 1969 रेस्क्यू और प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा सील्स, वेल्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स जो हैं इनको ईफा जो है वो करती है। इसके अलावा WWF 1961 to stop the degradation of the plants natural ecosystem environment and to build a future in which humans live in harmony with nature। इंसान नेचर के साथ जो है वो एक बैलेंस के साथ रहें, ये WWF का है मोटिव। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, WSPA कहते हैं इसको, वेस्पा कहते हैं। प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड गुड एनिमल वेलफेयर, इसमें वेल्स, बियर्स और ओरंगुटन्स जो है उनको किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन AWF कहते हैं, 1961 में ये डेवलप हुई थी। वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लैंड्स ऑफ अफ्रीका विल इंड्योर फॉरएवर, इसमें कोशिश यही की जाती है कि अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ और अफ्रीका की वाइल्ड लैंड्स को जो है वो हमेशा कंजर्व रखा जाए और ये हमेशा दस्तयाब रहे। एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट AWI इसको कहते हैं, 1951 एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन डेट्रीमेंटल टू एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसमें ह्यूमन बींग्स का खतरा कम से कम किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज के। WWF को यहाँ पर दोबारा से देखा गया है जी, ये जो है उसका सेटअप 1961 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। सिंबल इसका जाइंट पांडा है जो कि WWF का ऑफिशियल सिंबल है। इसकी हिस्ट्री देखें तो इसको पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF कहा जाता था, लेकिन 1990 में यह कंसीडर किया गया कि वाइल्ड लाइफ के अलावा बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन शुड बी नीडेड, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। WWF रिवाइज एम्बिशन ये है, इसका मिशन रिवाइज किया गया, स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स नेचुरल इकोसिस्टम इन्वायरमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच द ह्यूमंस लिव इन हार्मनी। इसमें यह है वो इंसानों को एनिमल्स के साथ हार्मनी के साथ रहने के लिए किया गया। मिशन इसमें अकॉम्प्लिश किया गया कई सारे तरीकों में। सबसे पहले कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके। सेकंडली यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल यूज इसका हो। इसके अलावा प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, यानी कि जो कंजप्शन या बेदरेग इस्तेमाल है और पोल्यूशन का कम से कम जो है वो डेवलपमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन रेजेस फंड्स फॉर अर्जेंट कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स, जो कंजर्वेशनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं उनके लिए फंड रेज किए जाते हैं। प्रमोटिंग कंजर्वेशन थ्रू द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन कैंपेन एंड पब्लिक कॉन्शियसनेस, लोगों के लिए जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी डेवलप करें। इसकी कमेटी के अंदर बुनियादी तौर पर 11 इंडिविजुअल शामिल होते हैं। पहला इनमें प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 10 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के, यानी कि ये वो अफराद होते हैं जो फंड्स इसको फराहम करते हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्री या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर बनना चाहती है तो उसके लिए लाजमी ये है कि वो फंड फराहम करे। कोलैबोरेशन इसका कई दूसरी जो हैं वो सोसाइटीज़ उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, जिनमें IUCN, UNO, यूनेस्को, UNEP और FAO शामिल है। IUCN की बात करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये 1948 में डेवलप हुई। ये जो है वो कदीम है वर्ल्ड वाइड फंड से। ये भी नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बुनियादी काम कंजर्वेशन से है। इसके अलावा ये नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड। इसके मेंबर्स IUCN के मोर देन 475 मेंबर है ऑर्गेनाइजेशंस के। 116 इसमें गवर्नमेंट शामिल हैं। किन कंट्रीज़ की? 133 कंट्रीज़। स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन इन्होंने जो है वो मॉनिटर करना है। डेवलपिंग प्लान्स फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स सच एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है। प्रमोटिंग एक्शंस फॉर देयर प्लान्स बाय गवर्नमेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके अलावा coordinating communication between the members and the commissions as well as the development है। providing advice and assistance to complement कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। इसके साथ साथ सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ WWF प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारा काम जो है ये इनका IUCN की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक ये आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसको हम यहाँ से स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC से स्टार्ट करेंगे।